हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन एसी प्लस डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। और आप सभी का फिर से स्वागत है शोर सीरीज के अंदर, जहां पर हम एसएससी जेईई मेंस 2023 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये आपका आरसीसी का सेकंड सेशन है और यहां पर हम डिजाइन ऑफ बीम टॉपिक पर क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। तो जब आप खुद से भी मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको दो चीजें करना है। एक तो जो आपके वीक सब्जेक्ट है उन्हें रिवाइज करना है, साथ में दूसरा एसी प्लस यूट्यूब चैनल पे जो ये शौर्य सीरीज है इसको आप फॉलो कर सकते हैं अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। और आपको पता है कि मेंस का पैटर्न चेंज हो चुका है, तो यहाँ पर आपको सिंपल लेवल जो जेई लेवल क्वेश्चंस होते हैं वो नहीं, बल्कि आपको थोड़े से मीडियम टू हाई लेवल क्वेश्चंस, गेट और आईएएस के बेसिक क्वेश्चंस को यहाँ पर टारगेट करना पड़ेगा। उन क्वेश्चन को आप सॉर्ट करें और फिर उनको सॉल्व करें। उससे बेटर है कि हम इस सीरीज के अंदर ऐसे ही टारगेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिसिंग आपको यहाँ पे करा रहे हैं। सो शौर्य सीरीज आपकी मेंस की प्रिपरेशन, प्रैक्टिस क्वेश्चंस की जो आपकी प्रिपरेशन है उसको बहुत आसान बनाएगी। अगर आप सब्जेक्ट भी रिवाइज करना चाहते हैं तो एसी प्लस एप्लीकेशन पे प्रैक्टिस प्लस रिवीजन बैच है, जहां पर आपको मिलेगा 200 प्लस आवर्स का लेक्चर मॉड्यूल, जहां पर आप अपने वीक सब्जेक्ट को रिवाइज कर सकते हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, साथ में 3000 प्लस क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेशंस आपको मिलेंगे। 100 प्लस टेस्ट यहां पर अवेलेबल हैं, जिसमें 20 जो होंगे वो फुल लेंथ टेस्ट होंगे, रिमेनिंग 80 आपके सब्जेक्टिव टेस्ट होंगे। और जो पीडीएफ यहां पर आपको मिलेंगे वो आप डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आप एंड में रिवीजन भी कर पाएं। ठीक, तो ये जो हमारी शौर्य सीरीज है इसका टाइम शेड्यूल भी हमने प्रपोज कर दिया है, और जो प्रपोज्ड टाइम टेबल है वो कम्युनिटी पोस्ट के अंदर आपको मिल जाएगा, उसको आप चेकआउट करें। साथ में सैटरडे संडे पर हम यहाँ पर मैराथन सेशंस भी लेकर आएंगे, जिसके अंदर हम आपको एक फुल लेंथ टेस्ट 100 क्वेश्चन का जो एक्सपेक्टेड मॉक पेपर होगा एसएससी जेईई मेंस के लिए, वो हम आपको यहाँ पर डिस्कस कराएंगे। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। आरसीसी का हमारा ये सेकंड लेक्चर है और इस यूनिट के अंदर, इस सेशन के अंदर हम डिजाइन ऑफ बीम वाले टॉपिक पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। अगला हमारा क्वेश्चन यहां पर है, एज पर आईएस 456 फॉर ए सिंगली रेनफोर्स्ड रेक्टेंगुलर सेक्शन XU max by D for AFE 415 still is 0.48। अगला है डेप्थ ऑफ सेंट्रोइड ऑफ कंप्रेशन इज 0.43 XU max। नेक्स्ट है डेप्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पोर्शन ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक इज 0.38 XU max एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लीवर आर्म इज D माइनस XU max। ये इन्होंने यहां पर बोल रखा है। इसमें अगर हम देखें तो जो XU max by D की वैल्यू होती है वो हमारे पास AFE 250 यानी प्लेन बार के लिए होती है 0.53। वहीं पर अगर हम AFE 415 के लिए बात करें तो ये वैल्यू होती है 0.48, और अगर हम AFE 500 के लिए बात करें तो ये वैल्यू होती है 0.46। ठीक, तो यानी कि AFE 415 के लिए 0.48 है, ये एकदम सही स्टेटमेंट है। और चार ऑप्शन है, एक ही सही होगा, तो ये पहला वाला सही है। अब ये तीन क्यों गलत है पहले वो समझते हैं। देखिए, जो लीवर आर्म होता है उसकी वैल्यू WSM के अंदर होती है D माइनस XA/3 और LSM के अंदर होती है D माइनस 0.42 XU। किसी भी जनरल सेक्शन के लिए, मतलब अगर वो अंडर रेनफोर्स सेक्शन है तो उसमें XU कम होता है, तो ये वैल्यू आपकी सबसे मैक्सिमम तब आएगी जब आपका सेक्शन अंडर रेनफोर्स्ड होगा। मैक्सिमम वैल्यू किसमें आएगी? जब अंडर रेनफोर्स होगी। अंडर रेनफोर्स में डेप्थ सबसे कम होती है। ठीक है, तो जब ये डेप्थ सबसे कम होगी, XU सबसे कम होगा, तब D माइनस समथिंग आंसर ज्यादा आएगा। अब बैलेंस सेक्शन के अंदर क्या होता है कि जो XU होता है वो XU मैक्स बन जाता है, तो वहां पे एक्सिस की डेप्थ सबसे ज्यादा हो जाती है। जब एक्सिस की डेप्थ सबसे ज्यादा हो जाती है तो D माइनस समथिंग आपका सबसे कम आंसर होगा। मतलब ये जो स्टेटमेंट है इसमें गलती क्या है, यहां पर आना चाहिए मिनिमम वैल्यू। जो D माइनस XU मैक्स है ये आपकी मिनिमम वैल्यू होगी लीवर आर्म की। ठीक है, बैलेंस सेक्शन की जो डेप्थ है वो सबसे मिनिमम होगी, लीवर आर्म की जो होगी वो सबसे मिनिमम होगी, और जो न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ है वो सबसे मैक्सिमम होगी। किसके लिए? बैलेंस सेक्शन के लिए। अगला ये जो है स्टेटमेंट, द डेप्थ ऑफ सेंट्रोइड ऑफ कंप्रेशन इज 0.43 XU मैक्स। इसमें भी आप समझना, जैसे अगर हम LSM का अगर इस ब्लॉक डायग्राम बनाएं तो ये हमारे पास यहां पर AST है, ठीक है, और इसमें ये हमारे पास मान लीजिए न्यूट्रल एक्सिस है। तो इतना पोर्शन तो किसमें? कंप्रेशन में, यहां पे टेंशन में करेक्ट हो गया।
अब अगर हम इसका स्ट्रेस डायग्राम बनाएं तो स्ट्रेन डायग्राम इसका बनेगा इस प्रकार से, और यहां पर जो वैल्यू है वो आएगी एप्सिलॉन एस टी, जो स्टार के बराबर या उससे ज्यादा या कम भी हो सकती है, ठीक है। और साथ में यहां पर एक वैल्यू आएगी 0.002 और एक आएगी यहां पर 0.0035, ठीक। साथ में जहां तक 0.0035 और 002 होता है उतने में हमारा जो स्ट्रेस ब्लॉक है वो रेक्टेंगल बनता है, और उसके बाद वो पैराबोला हो जाता है, और यहां पर सेंट्रोइड ऑफ रेनफोर्समेंट में जो स्ट्रेस है वो एफएसटी आता है, ठीक। यहां पर जो स्ट्रेस है वो कितना होता है 0.45 एफसी के जो डिजाइन स्ट्रेस है। अब ये तो स्ट्रेस ब्लॉक बन गया, तो इसमें जो रिजल्टेंट फोर्स आता है कंप्रेशन का, ठीक है, जिसको हम सीआर बोलते हैं, वो रेक्टेंगल वाले में लगता है, और उसकी यहां से जो हाइट होती है वो 0.42 एक्सयू होती है, ठीक है। मतलब जो सेंट्रॉइड है फोर्स का वो रेक्टेंगल में लाई करता है और उसकी वैल्यू होती है 0.42 एक्सयू। तो इन्होंने क्या बोला है, डेप्थ ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ कंप्रेशन इज 0.43 एक्सयू मैक्स। अब वो बैलेंस सेक्शन के लिए बोल रहे हैं, बट 0.43 गलत है, ये 0.42 एक्सयू मैक्स होगा, इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। अगला है द डेप्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पोर्शन स्ट्रेस ब्लॉक इज 0.38 एक्सयू मैक्स। इसको चेक करते हैं, यहां पर ये जो डिस्टेंस आती है ये होती है 3/7 एक्सयू मैक्स। अगर मान लो ये बैलेंस सेक्शन है और ये एक्सयू मैक्स है, तो जितना भी ये है उसका ये 3/7 होगा, और ये जो वैल्यू होती है ये होती है 4/7 एक्सयू मैक्स। अब 3/7 की वैल्यू कितनी होती है, अगर हम 3/7 को निकालें तो ये लगभग आएगा आपका 0.4286 एक्सयू मैक्स, ठीक है। मतलब इतने में रेक्टेंगल आपका स्ट्रेस रहेगा 4286 में, और ये क्या बोल रहा है 0.38 एक्सयू मैक्स, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। क्लियर है यहां तक? मतलब रेक्टेंगल जैसे आप बोलोगे सर ये भी 0.42 है और ये भी 0.42, तो ये 0. एक्चुअल में 0.416 आता है, उसको राउंड ऑफ किया जाता है आईएस कोड के द्वारा, तो वो 0.42 हो गया, और रेक्टेंगल की जो डेप्थ है वो 4286 है। इसलिए जो सीआर होता है रिजल्टेंट फोर्स, वो रेक्टेंगल के खत्म होने के हल्का सा ऊपर लगता है, 0.0086 हल्का सा नीचे पे खत्म होता है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है, इसलिए 3 स्टेटमेंट गलत हैं और ये सही है। नेक्स्ट आते हैं, अगला है द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलर इंप्लाइड इन लिमिट स्टेट डिजाइन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। जब हम एलएसएम से डिजाइनिंग करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलर कितना होता है, तो वो समझेंगे। अब देखो फेलर की अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें तो फेलर की प्रोबेबिलिटी के यहां पे एक तो 3 आंसर आपको ध्यान रखने हैं। अगर मटेरियल के एस्पेक्ट से बोलेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलर होता है 5%। अगर लोड के एस्पेक्ट से बोलेंगे तो 5%। अच्छा 5% क्यों? क्योंकि मटेरियल में तब फेल होगा जब स्ट्रेंथ एफसीके से कम हो, और उसके मैक्सिमम चांसेस होते हैं 5%। लोड में तब फेल होगा जब आने वाला लोड पीसी के कैरेक्टरिस्टिक लोड से भी ज्यादा हो, उसके चांसेस होते हैं 5%। और वहीं पर अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में जो आंसर आता है वो पूरा सॉल्व करने पर डायरेक्ट आप ध्यान रखें वो 9.75% होता है। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलर स्ट्रक्चर की, इसमें दोनों चीजों को हम ध्यान रखते हैं, ठीक है। और इसमें 9.75 जो आता है, मतलब यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलर कितनी है 0.0975, ठीक है। मतलब हम इसको क्या बोल सकते हैं 9.75 इंटू 10⁻⁻² भी बोल सकते हैं। कैसा बोल सकते हैं? ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलर है, ठीक है, स्ट्रक्चर की। इन्होंने मटेरियल या लोड नहीं बोला, तो इसलिए हमारा इसमें आंसर क्या होगा 10⁻², क्योंकि 10⁻² के ऑर्डर पर आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलर है। अगर लोड का बोलते तब भी 10⁻² होता और मटेरियल का बोलते तब भी 10⁻² होता। बट अगर वैल्यूज पूछें तो मटेरियल में 5%, लोड में 5% और यहां पे 9.75। ऐसे ही अगर इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पूछा जाए कि आपका आरसीसी का मटेरियल का सेफ रहने की आशंका कितनी है, तो वो है हमारे पास मिनिमम 95%। वहीं पर लोड में पूछें कि लोड सेफ रहे इसकी आशंका कितनी है,
तो वो भी मिनिमम 95%। और अगर स्ट्रक्चर की पूछें कि स्ट्रक्चर में कितनी आशंका है, तो वो लगभग है 90.25%, लगभग 90%, 90.25% प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होता है। ये 9.75 निकालते कैसे? तो देखो, एक तो ये कि आपका मटेरियल खराब है पर लोड सही है, तो मटेरियल खराब होने की आशंका कितनी है? 5%, मतलब 0.05। और लोड सही है, इसकी आशंका कितनी है? 95% कम से कम, मतलब 0.95। मतलब जब मटेरियल बेकार है, लोड सही है, तब भी फेल हो जाएगा। और अगर लोड खराब है बट मटेरियल सही है, तब भी फेल हो जाएगा। तो लोड एक्सीड करे उसके भी 5% चांस होते हैं, मटेरियल सही है उसके चांस होते हैं 95%। और एक और कंडीशन हो सकती है, अगर मटेरियल भी खराब हो और लोड भी खराब हो, लोड भी ज्यादा आ जाए और मटेरियल भी कमजोर हो, तब भी फेलर होगा, है ना। ये पहला केस क्या है? मटेरियल बेकार बना, लोड सही आ रहा है, लोड ज्यादा आ रहा है और मटेरियल ठीक है, या दोनों ही, आपका लोड भी ज्यादा आ रहा है, मटेरियल भी बेकार है। तो जब इनको हम तीनों को ऐड करेंगे मल्टीप्लाई करके, तो आंसर आता है 0.0975, यानी ये वैल्यू बनती है 9.75 10⁻², यानी इसको हम 9.75% भी बोल सकते हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलर है स्ट्रक्चर का। तो सक्सेस कितना होगा? 100 में से माइनस कर देंगे तो 90.25। ठीक, मतलब मटेरियल फेल कब होता है? या तो लोड ज्यादा हो जाए पीसीके से, डिजाइन लोड से, दूसरा स्ट्रेंथ आपकी एफसीके से कम हो जाए, तब फेल हो जाएगा, और एक और कब हो जाएगा? जब लोड भी एक्सीड कर जाए एंड साथ ही साथ स्ट्रेंथ भी कम आ जाए। तो ये तीन कंडीशन यहां पे ले रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ सिग्मा सीबीसी इज द परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेन इन फ्लेक्सुरल कंप्रेशन इन सर्विस द मॉड्यूलर रेशियो। देखो, मॉड्यूलर रेशियो के तीन फॉर्मूले होते हैं। मॉड्यूलर रेशियो होता है यंग मॉड्यूलस का रेशियो इन कंपोजिट स्ट्रक्चर, और जो दो मटेरियल है कंपोजिट, जैसे स्टील और कंक्रीट आरसीसी में, उन दोनों का रेशियो। अब अगर हमसे पूछा है विदाउट द इफेक्ट ऑफ क्रीप, तो क्या फॉर्मूला होगा? तो हम फॉर्मूला बोलेंगे 2 × 10⁵ अपॉन 5000 अंडर रूट FC के। हम जो कॉन्क्रीट का यंग मॉड्यूलस लेंगे वो विदाउट क्रीप वाला लेंगे। अगर हमसे बोला है विथ क्रीप, क्रीप के इफेक्ट को कंसिडर करना है, तो हमारा आंसर होगा 2 × 10⁵ अपॉन 5000 अंडर रूट FC के इंटू 1 + θ। ठीक है, और साथ में हम डिजाइनिंग के अंदर ना तो विदाउट क्रीप लेते हैं ना विद क्रीप, हम यहां पर पार्शियल क्रीप कंडीशन लेते हैं, पार्शियल इफेक्ट ऑफ क्रीप। और ऐसे केस में जो मॉड्यूलर रेशियो का फॉर्मूला है वो होता है 280 के अपॉन में 3 सिग्मा CBC। ये मॉड्यूलर रेशियो का फॉर्मूला जो हम डिजाइनिंग में यूज करते हैं। और आपसे ये पूछें कि पार्शियल क्रीप क्यों ले रहे हैं, तो इसका रीजन है, पार्शियल क्रीप इसलिए ले रहे हैं क्योंकि बॉन्ड जो है वो इज विद इन इलास्टिक लिमिट। बॉन्ड जो है वो इलास्टिक लिमिट के अंदर है, बॉन्ड फेल नहीं हुआ है, तो पूरा क्रीप लेने की जरूरत नहीं है। भाई क्रीप को हम नजरअंदाज तो कर नहीं सकते क्योंकि रियलिटी में क्रीप तो आएगा, बट पूरा भी क्रीप लेने से मतलब नहीं है, वरना मेथड प्लास्टिक मेथड बन जाएगी, तो WSM आगे बढ़ ही नहीं पाएगी, वो इलास्टिक अप्रोच पर बेस्ड है। तो इसलिए हम बॉन्ड चूंकि इलास्टिक लिमिट के अंदर मानते हैं, आरसीसी अगर बॉन्ड भी खत्म तो आरसीसी खत्म हो जाएगा, तो बॉन्ड हम मान रहे हैं इलास्टिक में, इसलिए हम क्रीप को आधा ले सकते हैं, और इसलिए ये फॉर्मूला डेवलप किया गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारे पास ए आंसर फॉर्मूला पूछा है। ठीक, ये आप ध्यान रखें। आपसे इसमें यह भी पूछ सकते हैं कि अगर हम मॉड्यूलर रेशियो क्रीप का देखकर अगर समझें, क्रीप को कंसीडर करें मॉड्यूलर रेशियो में, तो जो एज ऑफ लोडिंग है उसके बढ़ने के साथ मॉड्यूलर रेशियो की वैल्यू में क्या होगा? तो आप जानते हैं अगर हम टाइम बढ़ाते जाएंगे, एज ऑफ लोडिंग बढ़ाते जाएंगे, तो थीटा की वैल्यू क्या होती? कम, 2.2, 1.6, 1.1। और साफ साफ आपको दिख रहा है यहां पर एम और थीटा क्रीप वाले में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा थीटा तो कम हो रहा है, तो मॉड्यूलर रेशियो भी कम होता चला जाएगा। ये भी आप ध्यान रखना, ये भी एक क्वेश्चन यहां से पूछ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ कंक्रीट इज अ परफेक्ट स्ट्रेट लाइन अप टू फेलर, straight line up to 0.02% strain value and then parabolic up to failure.
parabolic up to 0.002% strain value and then a straight line up to failure and hyperbolic up to 0.02% strain value and then straight line up to failure. इसको देखते हैं। जो कॉन्क्रीट का हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व लेते हैं तो एलएसएम ने उसको ऐसा मॉडिफाई कर दिया है कि जहां 0.002 है, ठीक है, वहां तक तो उन्होंने उसको पैराबोलिक लिया और जहां पे 0.0035 है वहां पे उन्होंने उसको कैसा लिया है, लीनियर लिया है, रेक्टेंगल हो जाएगा। मतलब कि यहां से लेकर यहां तक तो पैराबोलिक है और फिर यहां पर आपका फेल हुआ है। और ये जो वैल्यू है इसमें जहां पर ये वैल्यू आ रही है ये है 0.45 FC के और ये अज्यूम्ड कर्व है बाय लिमिट स्टेट मेथड। तो इन्होंने क्या करा है, 0 से 0.002 तक क्या माना है, पैराबोलिक माना है और उसके बाद क्या माना है, रेक्टेंगल माना है। अब ऑप्शन देखते हैं क्या है। परफेक्ट स्ट्रेट लाइन है, गलत है। स्ट्रेट लाइन है 0.002% तक और फिर पैराबोलिक है और ये बोल रहा है पैराबोलिक है फिर स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो ये वाला ज्यादा करेक्ट है, ये गलत है। 0.002 तक पैराबोलिक है, स्ट्रेट लाइन नहीं है। और ये बोल रहा है हाइपरबोलिक है, तो गलत है। तो पैराबोलिक अप टू 0.002, यहां इसमें जो मिस्टेक है वो ये है, ऑप्शन तो एक ही सही है बट इसमें गलती है। या तो हम 0.2% बोलें या फिर हम 0.002 बोलें, ठीक है। यहां पे 0.002 बोल दिया तो परसेंट नहीं आएगा। तो पैराबोलिक अप टू 0.002 स्ट्रेन वैल्यू एंड देन स्ट्रेट लाइन अप टू दी फेलर, फ्रैक्चर स्ट्रेंथ तक उतना रहेगा, ठीक है। तो इसको 0.2% तक भी बोल सकते हैं या 0.002 तक भी बोल सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अंडर रेनफोर्स कॉन्क्रीट फ्लेक्चर्स आर डीपर, आर स्टीफर एंड कैन अंडरगो लार्जर डिफ्लेक्शन। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। देखो, अगर हम जो 3 सेक्शन होते हैं उन्हें कंपेयर करें, एक तो अंडर रेनफोर्स सेक्शन है, एक हमारे पास है बैलेंस रेनफोर्स सेक्शन और एक हमारे पास है ओवर रेनफोर्स सेक्शन, ठीक। तो अंडर रेनफोर्स सेक्शन के अंदर बच्चों आपका जो यहां पर कोई पर्टिकुलर सेक्शन है और उसमें आपका कुछ यहां पे स्टील है और इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर ये जो स्टील है ये सेक्शन को बैलेंस कर रहा है। मतलब ये ए स्टील लिमिटिंग हो गया और ये बी हो गया और ये डी हो गया। अब वहीं पर अगर मैं उतना ही स्टील रखूं जितना बैलेंस्ड में है, ये मैंने मान लिया ए स्टील उतना ही रखा, पर अभी भी ये अंडर रेनफोर्स्ड कहलाए, मतलब स्टील कम है, तो वो तभी पॉसिबल है जब उसमें जो डेप्थ है, क्या है, डेप्थ सेक्शन की जो डेप्थ है वो हम थोड़ी सी यहां पर बढ़ा दें। मतलब यहां पर बीडी बैलेंस की तुलना में ज्यादा होगा। अगर एएसटी दोनों में सेम है, जितना उधर था उतना इधर है, और सेम ऐसे ही जितना स्टील बैलेंस में उतना ही स्टील ओवर में रखें तो ओवर रेनफोर्स कहलाए, ज्यादा स्टील है ऐसा कहलाए। ऐसा तभी पॉसिबल है जब सेक्शन छोटा हो, मतलब बी क्रॉस डी जो है वो छोटे हो जाएं। मतलब अगर स्टील सेम रखें तो बैलेंस सेक्शन का तो कुछ सेक्शन है बीडी, वहीं पर अंडर तब होगा जब बीडी बढ़ेगा। बीडी में से में मेनली कौन, डी, और यहां पर बीडी छोटा हो जाएगा तो वो ओवर बन जाएगा। मतलब बैलेंस के मुकाबले अंडर रेनफोर्स सेक्शन जो होते हैं वो डीपर होते हैं और बैलेंस के मुकाबले ओवर रेनफोर्स सेक्शन जो बीम होती हैं वो थोड़ी शैलो बीम होती हैं, मतलब कम डेप्थ की होती हैं। क्लियर है यहां तक। तो पहला क्या बोला है, आर डीपर, ये सही है। अच्छा, बीडी ज्यादा होगा, अगर इनका बीडी ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है इनका इनर्शिया भी ज्यादा होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो बीडी क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो इनर्शिया भी बढ़ेगा अगर डी बढ़ रहा है तो, और इनर्शिया अगर बढ़ता है तो स्टीफनेस भी बढ़ती है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि बैलेंस के मुकाबले अंडर रेनफोर्स थोड़े ज्यादा स्टीफर होंगे और ओवर रेनफोर्स जो है वो लेस स्टीफर होंगे। तो ये लेस स्टीफ होंगे और ये इसके मुकाबले मोर स्टीफ होंगे क्योंकि इनर्शिया बढ़ेगा। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। एंड कैन अंडरगो लार्ज डिफ्लेक्शन, आपको ये पता होगा बैलेंस सेक्शन के अंदर आपका
डक्टाइल फेलर और साथ में ब्रिटल फेलर दोनों एक साथ अकर होता है। स्टील इन टेंशन एंड कंक्रीट इन कंप्रेशन साथ में फेल होता है, ठीक है, तो यहां पे साथ में फेल हुआ। वहीं पर अंडर रेनफोर्स सेक्शन में खाली पहले क्या होता है, पहले आपका स्टील फेल होगा और फिर दूसरे नंबर पे क्या होता है, बाद में कंक्रीट होगा। वहीं पर ओवर रेनफोर्स के अंदर क्या है, सिर्फ कंक्रीट फेल होता है, ओनली कंक्रीट फेल। मतलब यहां पर जो फेलर है वो सिर्फ कैसा है, ब्रिटल फेलर है। यहां पर कैसा फेलर है, पहले आपका डक्टाइल फेलर होगा जिसमें आपको वार्निंग मिलेगी, डिफ्लेक्शन आएंगे, और फिर उसके बाद अल्टीमेट जो फेलर होगा वो ब्रिटल मोड के बाद फेल होगा। जब कंक्रीट भी फेल हो जाएगा कंप्रेशन का, तब फाइनल बीम फेल होगी। मतलब इन तीन में से डक्टाइल किस में मिल रहा है, अंडर में। और डक्टाइल फेलर का मतलब क्या होता है कि ज्यादा डिफ्लेक्शन आना, तभी तो वार्निंग मिलेगी आपको। अंडर रेनफोर्स में हम ये भी बोलते हैं कि ज्यादा अच्छा है तीनों से, क्योंकि इनमें हमें वार्निंग मिलती है, एम्पल वार्निंग। और वार्निंग कैसे मिलती है, जब वो डिफ्लेक्ट होगा, ना कि सीधे कोलैप्स हो जाए, क्रैक आ जाए। तो इसलिए कैन अंडर को लार्जर डिफ्लेक्शन, ये भी बात सही है। सो विच ऑफ दिस स्टेटमेंट आर करेक्ट, ऑल थ्री आर करेक्ट, 1 2 एंड 3। ठीक, आगे बढ़ेंगे। लॉन्ग टर्म इलास्टिक मॉड्यूलस इन टर्म्स ऑफ क्रीप कोएफिशिएंट थीटा इन 28 डेज कैरेक्टरिस्टिक। देखो लॉन्ग टर्म अगर हम क्रीप की बात कर रहे हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये हम पिछले सेशन में देख चुके हैं, 5000 अंडर रूट FCK अपॉन 1 प्लस थीटा। विदाउट क्रीप लेंगे तो सिर्फ EC होता है और वो 5000 अंडर रूट FCK होता है, ठीक है। यहां पर इसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म मॉड्यूलस, लॉन्ग टर्म मॉड्यूलस, और इसको हम डायनामिक मॉड्यूलस भी बोलते हैं, डायनामिक मॉड्यूलस, और इसको हम सिकेंट मॉड्यूलस भी बोलते हैं, ठीक है। वहीं पर इसको हम क्या बोलते हैं, विदाउट क्रीप वाले को शॉर्ट टर्म मॉड्यूलस, इसको हम स्टैटिक मॉड्यूलस भी बोलते हैं, और साथ में यही हमारा इनिशियल टेंजेंट मॉड्यूलस भी होता है कंक्रीट का। तो इसके तीन नाम है, शॉर्ट टर्म, स्टैटिक एंड इनिशियल टेंजेंट, और इसका नाम है लॉन्ग टर्म। और ये मैंने अपोजिट लिख दिया इसमें, यहां पर ये आएगा जो लॉन्ग टर्म है वह स्टैटिक लोड, डेड लोड, डेड लोड में तो क्रीप आएगा, और ये डायनामिक लोड। जब डायनामिक लोड लगते हैं तो वो जैसे विंड लोड, अर्थक्वेक लोड, ये बहुत कम टाइम के लिए लगते हैं, मोमेंटरली टाइम, बहुत कम सेकंड, और उसमें आपका क्रीप नहीं आ सकता। डायनामिक लोड बहुत कम टाइम के लिए लग रहे हैं, मतलब शॉर्ट टर्म। डेड लोड, लाइट लोड लंबे समय पे लगते हैं, तब क्रीप आता है, इसलिए ये क्रीप, ये स्टैटिक कहलाएगा। तो अभी सही आंसर क्या होगा, ये 50,000 दे रखा है, गलत है। 5000 1 प्लस रूट थीटा गलत है, रूट FCK रूट, ये भी गलत है। सही आंसर है ए, 5000 रूट FCK अपॉन 1 प्लस थीटा। ये अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है कंक्रीट का, वो एवरेज क्यूब से ज्यादा होता है, एवरेज क्यूब से कम होता है, बराबर होता है, या उसके 90% से ज्यादा होता है। देखो कंक्रीट की जब हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो इसमें एक होती है यहां पर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, और एक होती है मीन स्ट्रेंथ, जिसको टारगेट स्ट्रेंथ भी कहा जाता है। तो ये हमारी मीन स्ट्रेंथ है, मीन स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, एवरेज, और ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है 28 डेज पर। फॉर्मूला आप जानते हैं, FM बराबर होता है FCK प्लस 1.65 सिग्मा। तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि जो मीन स्ट्रेंथ है वो FCK से ज्यादा है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि हमसे पूछा FCK, तो जो FCK है वो मीन से, एवरेज से कम है कि ज्यादा है। तो मीन जो है वो ज्यादा होती है, एवरेज क्यूबिकल कम, मतलब कि हम बोल सकते हैं FCK कम है, तो सही आंसर होगा बी, लोअर देन एवरेज क्यूब स्ट्रेंथ। जैसे इसमें अगर आप देखें हमारे पास डायग्राम होता है, इसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। और FM FCK पता करने के लिए कितने क्यूब लिए जाएंगे, तो आपको याद रखना है मिनिमम 100 क्यूब लेते हैं FM और FCK पता करने के लिए। वहीं पर अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो उसके लिए कम से कम कितने क्यूब लेने हैं, तो उसके लिए कम से कम क्यूब लेते हैं 30 क्यूब्स। अब ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, यहां पर हम नंबर ऑफ सैंपल्स प्लॉट करते हैं और यहां पर हम स्ट्रेंथ प्लॉट करते हैं। तो जहां मैक्सिमम नंबर ऑफ क्यूब फेल हुए वो हमारी मीन स्ट्रेंथ बनती है FM, और आपका वह स्ट्रेंथ जिसके नीचे मैक्सिमम 5% डेटा राय करेगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, मैक्सिमम 5%।
वो स्ट्रेंथ हमारी होती है FCK, और ये हो गई हमारी मीन स्ट्रेंथ। क्लियर है यहां तक? तो इस केस में जो मीन स्ट्रेंथ है वो ज्यादा है और FCK कम है, सो FCK इज लोअर देन मीन। सही आंसर है बी आंसर। आगे बढ़ेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सीमेंट कॉन्क्रीट इज इलास्टिक मटेरियल, विस्को इलास्टिक मटेरियल या विस्को प्लास्टिक मटेरियल। देखो, विस्को इलास्टिक मटेरियल और विस्को प्लास्टिक मटेरियल ऐसे मटेरियल होते हैं जिनमें प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड दोनों होती है। दोनों प्रॉपर्टी जिनके अंदर है, ऐसे मटेरियल को हम क्या बोलते हैं? विस्को इलास्टिक और विस्को प्लास्टिक। जैसे मोल्टन रबड़ हो गया, एग्जांपल क्या हो गया? मोल्टन रबड़। मोल्टन रबड़ किसका एग्जांपल है? विस्को इलास्टिक का। ठीक है। अब इसमें क्या है? विस्को प्लास्टिक कौन हो गए? आइडियल प्लास्टिक, बिंगम प्लास्टिक, शेविंग क्रीम, हेयर जेल, ये सब विस्को प्लास्टिक हैं। मोल्टन रबड़ क्या है? विस्को इलास्टिक है। तो अब इनमें क्या है कि सॉलिड फ्लूइड दोनों की प्रॉपर्टी। कॉन्क्रीट में ऐसा नहीं है। कॉन्क्रीट जो है वो आपका वैसे तो प्लास्टिक मटेरियल है, तो सीमेंट कॉन्क्रीट इज ए प्लास्टिक मटेरियल, बट ऑप्शन में नहीं है। तो आपको यह भी पता होगा कि जब हम इसकी स्टडी करते हैं तो हम इसे अज्यूम करते हैं टू बिहेव एज इलास्टिक मटेरियल, तभी हम इसमें सोम के कॉन्सेप्ट लगा पाएंगे। तो इसको माना कैसे जाता है इलास्टिक, उस तर्ज पर हम इसको बोल सकते हैं कि इलास्टिक मटेरियल है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? खाली हमारे पास D1 ही करेक्ट है। सो वन ओनली, सीमेंट कॉन्क्रीट को हम इलास्टिक मटेरियल अज्यूम करते हैं। व्हाट शुड बी द मिनिमम, रियल में क्या होता है? प्लास्टिक। व्हाट शुड बी द मिनिमम ग्रेड ऑफ रेनफोर्स कॉन्क्रीट इन एंड अराउंड सी कोस्ट कंस्ट्रक्शन। देखिए, सी कोस्ट कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें तो आपको यह पता होगा, PCC अगर हम सी वाटर में कंस्ट्रक्ट करें, सी वाटर में, और RCC अगर हम सी वाटर में करें, तो दोनों के लिए हमें मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट मेंशन है। PCC के लिए कितना है? M20, और RCC के लिए कितना है? M30। वहीं पर अगर हम एक्सपोजर कंडीशन के अकॉर्डिंग देखें, एक्सपोजर कंडीशन, तो एक्सपोजर कंडीशन में एक तो माइल्ड होती है, एक मॉडरेट होती है, एक सीवियर होती है, और एक होती है वेरी सीवियर, और एक होती है एक्सट्रीम। अब एक्सट्रीम में क्यों, तो क्या आता है? टाइडल और केमिकल अटैक। माइल्ड में क्या आता है? नो रेन, तो वहां M20 होता है। मॉडरेट में आता है एक्सपोज टू रेन बट नॉट सीवियर, तो वहां M25 होता है। सीवियर के अंदर आता है एक्सपोज टू कोस्टल एनवायरनमेंट, अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग, ग्राउंड वाटर कॉन्टेक्ट, सीवियर रेन, तो इसमें आ जाएगा आपका M30। वहीं पर वेरी सीवियर में आता है M35। इसमें आता है एक्सपोज टू सी कोस्ट पर एक्सपोज्ड है। और एक्सट्रीम में आता है टाइडल अटैक, केमिकल अटैक, तो इसमें ये वैल्यू बन जाती है M40। ठीक। ग्राउंड वाटर कॉन्टेक्ट भी वेरी सीवियर में आता है। सीवियर में आता है तो अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग, कोस्टल एनवायरनमेंट और एक्सपोज टू सीवियर रेन। वेरी सीवियर आता है सी कोस्ट वाला, सी कोस्ट और साथ में इसमें आता है ग्राउंड वाटर। और वेरी सीवियर के अंदर क्या आता है? वेरी सीवियर में आता है कोस्टल एनवायरनमेंट, अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग, और साथ में आता है इसमें सीवियर रेन। बहुत ज्यादा बारिश हो रही है तो वो भी हमारा सीवियर कंडीशन में आएगा। अब हम इसमें से सी कोस्ट पे देखें तो M35 आंसर है। M35 ऑप्शन के अंदर भी है। मिनिमम ग्रेड क्या होना चाहिए? इन एंड अराउंड। अब इन्होंने इन सी कोस्ट बोला, अराउंड बोला है। अराउंड सी कोस्ट मतलब ये हो जाता है कि हम इसको अराउंड सी कोस्ट मतलब ये कोस्टल एनवायरनमेंट वाली बात हो गई। अब हमारे पास एक्सपोजर से दो आंसर है, 30 और 35, पर मिनिमम वर्ड बोला है, तो हम कोस्टल के लिए देखें तो 30 और सी के लिए देखें 35। दोनों में से मिनिमम कौन है? 30। एक और हमारे पास जो प्रोविजन है वो क्या बोलता है? 30। तो सही आंसर क्या होगा? बी, 30 आंसर। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। सो कॉन्क्रीट इन सी वाटर डायरेक्टली अलोंग द सी कोस्ट, एटलीस्ट M20 तो देना है, और M30 इन केस ऑफ रेनफोर्स्ड सीमेंट कॉन्क्रीट। What is the value of flexural strength of M35? फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ का मतलब है मॉड्यूलस ऑफ रप्चर, और इसका फॉर्मूला होता है FCR
0.73 अंडर रूट एफ सी के। तो ये हो गया 0.73 रूट एफ सी के मतलब रूट 25 और 0.73 इंटू ये 5 हो जाएगा 7 5 35 मतलब 3.5 समथिंग आंसर आएगा। 3.5 एक ही ऑप्शन है सी आंसर, सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये यहां पे 3.5 है, 0.7 अंडर रूट एफ सी के 73 इसको 7 मान लेते हैं हम। ठीक है, ये 0.7 अंडर रूट एफ सी के, पर इसमें 0.7 अंडर रूट एफ सी के। तो ये वैल्यू हमारे पास कितने के सॉल्व करने पे अभी जो आपको बताया 3.5। ठीक है, तो हमारे पास सही आंसर है सी 3.5, है ना। ये यहां पे टिक गलत है, सही आंसर है सी 3.5 मेगा पास्कल, 3.5। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग बेस्ड वीक कॉलम स्ट्रॉन्ग बीम, स्ट्रॉन्ग कॉलम एंड वीक बीम, इक्वली स्ट्रॉन्ग कॉलम एंड बीम और पार्शियल वीक कॉलम एंड बीम। मतलब जब हम डिजाइनिंग करेंगे तो हम किस प्रिंसिपल पे डिजाइनिंग करते हैं स्ट्रक्चरल एलिमेंट को। मतलब पहला ऑप्शन बोल रहा है हम कॉलम को कमजोर रखें, बीम स्ट्रॉन्गर बनाएं। अगला कॉलम स्ट्रॉन्ग रखें, बीम वीक बनाएं। इक्वली स्ट्रॉन्ग कॉलम और बीम दोनों को बराबर स्ट्रॉन्गर बनाएं और पार्शियली वीक कॉलम एंड बीम दोनों को पार्शियल वीक रखें। देखो एक सबसे मेन चीज है, अगर पार्शियल रखेंगे तो ओवरऑल स्ट्रक्चर में प्रॉपर स्ट्रेंथ नहीं मिल पाएगी, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक, सिंपल सी बात है, स्ट्रक्चर में अगर हम इक्वली स्ट्रॉन्ग कर देंगे तो फिर क्या होगा, स्ट्रक्चर के एलिमेंट फेल नहीं होंगे, फिर ओवरटर्निंग फेलर होगा अल्टीमेटली, या सेटलमेंट फेलर होगा, स्लाइडिंग फेलर होगा, ये सब पॉसिबिलिटी होंगी। सो वो सब चीजों को हम डिजायर नहीं करते हैं फेलर के अंदर। अगर हो तो स्ट्रक्चर एलिमेंट के फेलर हो, इसलिए इक्वली स्ट्रॉन्ग भी नहीं कर सकते। अगर कुछ भी एक्सट्रीम कंडीशन में फेल होना हो तो स्ट्रक्चर के एलिमेंट ही फेल हो। अब अगर मान लो हम ये बात कर लें कि कॉलम वीक है, ठीक है, ये कॉलम है हमारे पास और ये बीम है। अब अगर कॉलम स्ट्रॉन्गर है और बीम वीक है तो ऐसे में क्या होगा, जब भी फेलर होगा बीम फेल होगी तो बीम अंदर की तरफ फेल होगी, वहीं पर कॉलम फेल नहीं होंगे। और अगर कॉलम वीक हुए बीम स्ट्रॉन्गर हुई तो बीम तो आपकी ऐसी की ऐसी बनी रहेगी, बीम में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। पर कॉलम फेल हुए तो आपका जो कॉलम है वो यहां से फेल होंगे सारे, और ऐसे केस में आपका जो स्ट्रक्चर है वो पूरा स्वे कर जाएगा, यानी ओवरटर्निंग फेलर हो सकता है। तो दिस इज नॉट द डिजायरेबल फेलर इन द डिजाइनिंग। इसलिए हम कोशिश करते हैं, और उसमें भी अगर वो फेल हुआ तो स्ट्रक्चर आपका आसपास जो एडजॉइनिंग स्ट्रक्चर है, कोई दूसरा किसी का स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसमें जाके कोलैप्स हो सकता है। हम इनवर्ड कोलैप्स मैकेनिज्म को डिजायर करते हैं, मतलब जो भी हो फेल हो अंदर ही मटेरियल रहे फेल होने के बाद। तो इनवर्ड फेलर हमें कहां देखने को मिलेगा, जब बीम वीकर हो। इसलिए जो डिजायरेबल होता है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग कॉलम एंड वीक बीम। बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक, यहां पे समझना किन प्रिंसिपल पर बेस्ड है। पहला, जब अर्थक्वेक आता है तो कॉलम मेंबर रिमेन इलास्टिक, कॉलम सही रहे, so that it can provide stability and strength and make the structure more earthquake resistance। मतलब जितना कॉलम इलास्टिक और स्ट्रॉन्गर होगा उतना अर्थक्वेक में रेजिस्टेंस मिलेगा, ये पहला रीजन हो गया। इसलिए कॉलम कमजोर नहीं कर सकते। लोकेशन ऑफ प्लास्टिक हिंज इज डिजायरेबल एट द एंड ऑफ द बीम। हम ये कोशिश करते हैं कि अगर फेल भी हो तो बीम फेल हो। जैसे ये आपका बीम है तो ये बीम फेल होगी तो अंदर ही सब कुछ फेल होगा। कॉलम अगर फेल हो गया, ये अनडिजायरेबल है, तो स्ट्रक्चर पूरा कोलैप्स होगा, मतलब स्वे कर जाएगा, पूरा स्ट्रक्चर ही फेल हो जाएगा। ऑल्सो वीक बीम एंड स्ट्रॉन्ग कॉलम एंश्योर स्ट्रक्चर। अगर वीक बीम रखेंगे और स्ट्रॉन्ग कॉलम रखेंगे तो इससे वो एंश्योर करता है कि आपका स्पिल ओवर इफेक्ट डू नॉट कॉज डैमेज टू एनी स्ट्रक्चर नियर बाय। अगर कॉलम फेल हो गया तो आसपास के स्ट्रक्चर में भी डैमेज होगा। इसलिए वीक बीम और स्ट्रॉन्ग कॉलम ये इंश्योर करता है कि जो भी हो वो सब अंदर ही फेल हो रहा है, आसपास उस पर इफेक्ट नहीं आएगा। सो करेक्ट आंसर इज स्ट्रॉन्ग कॉलम वीक बीम। अगला है, व्हाट इज द नंबर ऑफ कैटेगरी इनटू व्हिच मेसनरी बिल्डिंग्स आर डिवाइडेड ऑन दिस बेसिस ऑफ अर्थक्वेक फीचर। देखो अर्थक्वेक सिस्मिक डिजाइनिंग के अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखने, टोटल 5 जोन है। एक जोन 1, जोन 2, ठीक है, जोन 3
और जोन 4 एंड जोन 5। अलग अलग रिक्टर स्केल के अकॉर्डिंग, इंटेंसिटी ऑफ अर्थ के अकॉर्डिंग जो इंडिया है उसको 5 अलग अलग जोन में डिवाइड किया गया। टोटल 5 जोन अब यहां पर हो चुके हैं। पहले 4 ही जोन होते थे, पर अब टोटल जोन हमारे पास कितने हो चुके हैं? 5 जोन हो चुके हैं। जो जोन 1 है उसको जीरो जोन भी बोलते हैं, उसको नो सिस्मिक जोन भी कहा जाता है। ठीक है, तो वो नो सिस्मिक जोन के अंदर आता है जो जोन 1 है, जहां अभी तक नहीं आया बट आ सकता है। तो ये नया इंट्रोड्यूस हम यहाँ पे किया गया। टोटल कितने जोन होगा यहाँ पर? 5 जोन। तो ये आपको ध्यान रखना है। टोटल देयर आर 5 जोन इन विच टू होल इंडिया इज डिवाइडेड। अगला है एज पर 456/2000 विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्रेस द मॉड्यूलस ऑफ वेलोसिटी ऑफ कॉन्क्रीट। मॉड्यूलस ऑफ वेलोसिटी मतलब कितना हो जाएगा? E 5000 अंडर रूट FC के, है ना। ये विदाउट द क्रीप वाला और विद क्रीप वाला आप जानते हैं 5000 अंडर रूट FC के अपॉन 1 प्लस थीटा। यहां पर एक ऑप्शन दिख रहा है, ये भी सही है, बट ये WSM का था, ये ओल्ड वैल्यू है, तो इसको हम टिक नहीं करेंगे। इन्होंने LSM बोला है 2000, तो इसलिए हम ये वाला टिक करेंगे, WSM का है, ये गलत है। और 0.7 अंडर रूट FC के, ये हमारा FCR होता है। नेक्स्ट इज characteristic strain of M20 concrete is 20 megapascal. What is the number of cubes having 28 days compressive strain greater than 20 megapascal out of 100 cubes made with concrete? वो क्या बोल रहा है? हमारे पास एक कॉन्क्रीट है M20, तो इसका जो FCK है वो है 20 है, और इसका अगर मैं FM निकालूं तो वो कितना होगा? FCK प्लस 1.65 सिग्मा। M20 के लिए सिग्मा जो होता है वो होता है 4, तो 20 प्लस 1.65 65 इंटू 4। इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ रहा है? 1.65 इंटू 4 प्लस 20, ये आ रहा है 26.6। अब जरा इसको समझने का मतलब क्या है? इसका ये मतलब है कि अगर हमने FM जो है, FCK जो है वो 20 मेगापास्कल है, इसका यह मतलब है कि अगर हमने टोटल 100 क्यूब लिए तो इसमें से मैक्सिमम 5 क्यूब ऐसे होंगे जिसकी स्ट्रेंथ 20 से कम होगी, और कम से कम 95 क्यूब ऐसे होंगे जिसकी स्ट्रेंथ हमने जो मानी है FCK उससे ज्यादा होगी, मतलब 20 से ज्यादा होगी। और वो स्ट्रक्चर अगर हम 20 पे डिजाइन कर रहे हैं और ताकत तो उसकी ज्यादा है तो वो सेफ रहेगा। इसलिए FC के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 95% था, और रिस्क जो थी वो 5% की थी, अधिकतम रिस्क 5। ऐसे ही अगर हमने बोला कि हमारा जो FM है वो 26.6 है इस वाले के लिए, इसका यह मतलब है कि अगर हमने 100 क्यूब लिए तो अधिकतम 50 क्यूब ऐसे होंगे 100 में से जिसकी स्ट्रेंथ 26.6 से कम होगी, और वो अगर इस पे डिजाइन कर रहे हैं स्ट्रक्चर को तो ऐसे क्यूब जिनकी स्ट्रेंथ उससे भी कम है वो फेल हो जाएंगे। और 100 में से कम 50 क्यूब ऐसे निकलेंगे जिसकी स्ट्रेंथ 26.6 से ज्यादा है, और अगर इसके अकॉर्डिंग डिजाइन करें तो ऐसे क्यूब वाला कॉन्क्रीट बच जाएगा, फेल नहीं होगा। मतलब यहां पे हमारे पास रिस्क जो है इसमें FM के अंदर रिस्क कितनी है? 50% मैक्सिमम, और सेफ्टी कितनी है? 50% मिनिमम। यहां पर हमारे पास रिस्क कितनी है? 5% मैक्सिमम। ये ध्यान रखना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर करस्पॉन्डिंग टू FCK इज 5% एंड करस्पॉन्डिंग टू FM इज 50%। अब क्या बोल रहा है? वो ये बोल रहा है कि अगर हमने जो FCK है वो 20 है और हमने 20 टोटल 100 क्यूब लिए हैं, तो ऐसे कितने क्यूब होंगे 100 में से, ठीक है, जिनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 20 से भी ज्यादा होगी। ठीक है, तो अगर ये FCK 20 है तो 100 में से ऐसे कितने क्यूब होंगे जिसकी स्ट्रेंथ 20 से भी ज्यादा होगी? कम से कम 95। तो करेक्ट आंसर क्या है? 95। ठीक है, इतने मिनिमम होंगे। और ऐसे कितने क्यूब होंगे जिनकी वैल्यू 20 से कम होगी? वो 5 क्यूब होंगे मैक्सिमम। आगे बढ़ेंगे। The maximum strain in the tension reinforcement in the section at failure when designed for the limit state of collapse। देखिए, आप जानते हैं स्टील के अंदर आपको ध्यान रखना है, जब अगर वो फेल होगा स्टील,
तो जो उसमें स्ट्रेन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए एप्सिलॉन एस टी स्टार, और एप्सिलॉन एस टी स्टार का वैल्यू होती है 0.002 प्लस 0.87 FY अपॉन ES। ऐसे में नहीं आया तो ये ऐसे भी आप देख सकते हो 0.002 प्लस 0.87 FY को अपॉन 1.15 इंटू ES भी बोल सकते हैं। तो एक सही आंसर हमारे पास क्या है, यहां पर ऑप्शन देखते हैं क्या होना चाहिए। वैसे तो क्या बोला है, ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए, स्टील जब फेल हो इस वाले से ग्रेटर देन इक्वल। अब ये बोल रहा है इस वाले से कम होना चाहिए, तो गलत है। ये बोल रहा है 0.002 कम होना चाहिए, गलत है। ये बोल रहा है एग्जैक्टली बराबर होना चाहिए, ये भी गलत है। ये बोल रहा है ज्यादा होना चाहिए, वैसे तो ये भी 100% करेक्ट नहीं है, बट फिर भी हम इसको लगाएंगे क्योंकि तीन ऑप्शन नहीं हो सकते। ज्यादा करेक्ट क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू दिस वैल्यू। और कंक्रीट के अंदर फ्रैक्चर स्ट्रेंथ कितनी है, वो तो एग्जैक्ट होती है 0.0035। जब भी वो फेल होगा उसमें इतनी स्ट्रेन होगी, या ऐसा बोले कि हमेशा ही कंक्रीट में स्ट्रेन इतनी मान ली जाती है क्योंकि वो हर बार फेल होगा, क्योंकि बैलेंस में कंक्रीट स्टील साथ में फेल होंगे। अंडर में बोलते हैं पहले स्टील बाद में कंक्रीट, ओवर में बोलते हैं खाली कंक्रीट, मतलब तीनों सेक्शन में कंक्रीट तो हमेशा मरेगा। एलएसएम ने कंक्रीट की कुंडली में हमेशा क्या लिख दी है, मौत। तो कंक्रीट तो हर बार फ्रैक्चर पे जाना है, इसलिए कंक्रीट में तो हर बार इतना ही स्ट्रेन मानते हैं। हम अजम्पशन भी लिखते हैं द मैक्सिमम स्ट्रेन इन द आउटर मोस्ट कंप्रेस्ड फाइबर इन लिमिट स्टेट ऑफ फ्लेक्चर इज ऑलवेज टेकन एज दिस। तो कंक्रीट में हर बार ये मानेंगे, और स्टील में ये तब होगा जब वो फेल होगा। तो जब फेल होगा तो इसके बराबर होगी, ऐसे ज्यादा होगी। अंडर रेनफोर्स्ड में पूछें, अंडर रेनफोर्स्ड में पूछें स्टील में, तो एप्सिलॉन एसटी से ज्यादा होगा। बैलेंस के अंदर पूछें तो बैलेंस के अंदर एप्सिलॉन एसटी जस्ट इसके बराबर होगा। दोनों केस में फेल हो रहा है। और अगर ओवर रेनफोर्स में पूछें तो स्टील फेल ही नहीं होता है। तो जो एप्सिलॉन एसटी है वो स्टार वाले से भी, फ्रैक्चर वाले से भी कम होगा। अब इसने मैक्सिमम पूछा है एट दी फेलर, ये नहीं बोला अंडर बैलेंस, तो ग्रेटर देन इक्वल इज मोर करेक्ट। आगे बढ़ेंगे, कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट को क्या बोला जा सकता है। देखो यंग मॉड्यूलस जो कंक्रीट का है, अभी आपको बता दें दो प्रकार का होता है, एक तो शॉर्ट टर्म होता है और एक और होता है हमारे पास लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म जो होता है उसको हम डायनामिक भी बोलते हैं, और जो डायनामिक है उसे हम इनिशियल टेंजेंट मॉड्यूलस भी बोलते हैं। वहीं जो लॉन्ग टर्म है उसको हम स्टैटिक मॉड्यूलस भी बोलते हैं, और उसको हम सेकेंड मॉड्यूलस भी बोलते हैं। और इसकी वैल्यू होती है 5000 अंडर रूट एफ सी के, और इसकी होती है 5000 अंडर रूट एफ सी के अपॉन 1 प्लस थीटा। अब इन्होंने ये नहीं बोला है कौन सा वाला, तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट कौन सा होगा, टेंजेंट होगा नहीं, सेकेंड होगा हो सकता है, एफसीके के रूट के प्रोपोर्शनल है, सही बात है, और 1/रूट एफसीके के प्रोपोर्शनल है, गलत बात है। कौन से स्टेटमेंट सही है, 2 and 3, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एम्प्लॉयड टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ हार्डन्ड एग्जिस्टिंग कंक्रीट स्ट्रक्चर। पहले से जो बना है उसके लिए जो हम टेस्ट करते हैं हार्डन्ड एग्जिस्टिंग के लिए, उसके लिए हम नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट करते हैं। और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में कई सारे टेस्ट हैं। सबसे पहला एक तो है अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट, एक है हमारे पास रिबाउंड हैमर, शिमिट रिबाउंड हैमर टेस्ट, एक यहां पर मैच्योरिटी टेस्ट भी करते हैं, मैच्योरिटी टेस्ट, एक यहां पर प्रोब पेनिट्रेशन टेस्ट भी होता है, प्रोब पेनिट्रेशन टेस्ट। तो ये चार नाम ध्यान रखिएगा। और जो हम क्यूबिकल पे करते हैं, सिलेंड्रिकल टेस्टिंग है, कोर टेस्टिंग है, ठीक है, पुल आउट टेस्ट है, टेंसाइल टेस्टिंग है, स्प्लिट सिलेंडर टेस्ट है, 2 पॉइंट लोड टेस्ट है, ये सब डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में आते हैं। तो वो एग्जिस्टिंग में नहीं करते, वो स्पेसिमेन पे करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है, केली बॉल, कोन पेनिट्रोमीटर, बुलेट, ये सब आपके स्पेसिमेन पे। तो इसका सही आंसर है रिबाउंड हैमर टेस्ट। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर टारगेट मीन स्ट्रेंथ। ये हमने पढ़ा हुआ है, एफ टी का फॉर्मूला कितना है, एफ सी के प्लस
1.65 इंटू सिग्मा, तो हम इसको बोल सकते हैं FCK प्लस अ कांस्टेंट इंटू सिग्मा। ये स्टैंडर्ड डेविएशन को S से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहां पे बोला है S स्टैंडर्ड डेविएशन है और K जो है वो प्रोबेबिलिटी फैक्टर है, तो FCK प्लस KS B विल बी द करेक्ट आंसर। और टारगेट स्ट्रेंथ को FM भी कहा जाता है। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रेडिक्ट द इफेक्टिव मॉड्यूलस ऑफ वेलोसिटी ऑफ कंक्रीट, किससे सही वैल्यू आ रही है। अब ऑब्वियसली बात है, ऑप्शन देख के लग रहा है ये हमारा विद क्रीप वाला बोल रहा है, और विद क्रीप वाले के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, इलास्टिक वाला अपॉन 1 प्लस थीटा, 5000 अंडर रूट FCK अपॉन 1 प्लस थीटा। तो ऑप्शन को देखें तो यही वाला ए आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट इज वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिजाइन फॉर रेनफोर्स कंक्रीट इज नॉट ए लिमिट स्टेट डिजाइन। WSM लिमिट स्टेट डिजाइन नहीं है, हां ये तो बात सही है। अ सर्विसेबिलिटी लिमिट स्टेट डिजाइन, वो लिमिट स्टेट में सर्विसेबिलिटी है, WSM गलत है। लिमिट स्टेट खुद दो प्रकार की है, एक कोलैप्स वाली और एक सर्विसेबिलिटी वाली, और WSM अलग ही मेथड है, तो ये तो गलत हो गया। अ लिमिट स्टेट फॉर क्रैक विड्थ, वो लिमिट स्टेट है ही नहीं। अ कोलैप्स लिमिट स्टेट, ये भी गलत है। तो सही आंसर सिर्फ क्या है, वो लिमिट स्टेट नहीं है। क्लियर। तो लिमिट स्टेट कोलैप्स और लिमिट स्टेट सर्विसेबिलिटी दोनों अलग ही मेथड है जो लिमिट स्टेट के अंतर्गत आती है। सर्विसेबिलिटी में हम वर्किंग लोड लेते हैं और कोलैप्स के अंदर हम अल्टीमेट लोड पर डिजाइन करते हैं, है ना, ये ध्यान रखना है। मतलब WSM के अंदर हम डिजाइन लोड क्या होगा, वर्किंग लोड, और डिजाइन स्ट्रेस को हम यहां पर क्या बोलते हैं, परमिसिबल स्ट्रेस, अलाउबल स्ट्रेस, वर्किंग स्ट्रेस, और वो क्या होता है, इल्ड अपॉन टोटल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। LSM कितने प्रकार का है, दो, एक कोलैप्स जिसके अंदर बेंडिंग शियर बॉन्ड टॉर्शन आता है, और एक और यहां पे क्या आता है, सर्विसेबिलिटी, जिसके अंदर डिफ्लेक्शन, क्रैकिंग, वाइब्रेशन, फटीग, क्रीप, श्रिंकेज, ड्यूरेबिलिटी, ये सब इसमें आता है। कोलैप्स में जो डिजाइन लोड है वो हमारा अल्टीमेट लोड होगा, मतलब वहां पे हम पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड का मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि 1.5 के आसपास लगभग होगा, हर केस में नहीं, उसकी टेबल हमने पढ़ी है पिछले सेशन में। और यहां पे जो डिजाइन लोड है वो वर्किंग लोड होगा, मतलब यहां लोड फैक्टर 1 लिया जाता है। मतलब लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी में डिजाइन लोड वर्किंग लोड होगा, और कोलैप्स में अल्टीमेट लोड होगा। कौन होगा, अल्टीमेट लोड, और उसको फैक्टर्ड लोड भी बोल सकते हैं। और डिजाइन स्ट्रेस जो होता है वो यहां पर यील्ड स्ट्रेन अपॉन पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल होगा, जिसमें कंक्रीट में पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम 1.5 लेते हैं और स्टील के अंदर हम 1.15 लेते हैं। वहीं पर WSM के अंदर जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो कंक्रीट में 3 है और स्टील में पूछें तो 1.8 है, ये ध्यान रखिएगा। कंक्रीट में ज्यादा इसलिए क्योंकि वो फील्ड पे बनता है, क्वालिटी कंट्रोल पुअर होता है, स्टील इंडस्ट्री में बने क्वालिटी कंट्रोल अच्छा होगा। तो ये था बच्चों हमारा सेशन, सेकंड सेशन RCC का, जिसमें हमने डिजाइन ऑफ बीम में क्वेश्चन करे। आगे ही ऐसे और सेशंस में आपके लिए लेकर आ रहा हूं RCC के लिए, जहां पर SSC JEE मेंस के लिए आपको परेशान नहीं होना है। मैं ही आपको एक सिग्निफिकेंट लेवल के क्वेश्चन जो कि मेंस में आ सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन इस शौर्य सीरीज के अंदर आपको परेशान होने की। तो ये था बच्चों हमारा सेशन जिसके अंदर हमने यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस किया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और अगर आपको सेशन अच्छे लग रहे हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया है तो, और इस सेशन का PDF आपको AEC प्लस ऐप एंड YT डिस्कशन चैनल पे मिलेगा। तो इस टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है इस वीडियो की, उसको आप चेक करें और वहां से आप इसका PDF देख सकते हैं। और ऐसे ही हम RCC के और भी सेशन इस शौर्य सीरीज के अंदर लाते रहेंगे। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सीरीज को फॉलो करिए और अपने वीक सब्जेक्ट्स को रिवाइज करिए। मिलते हैं अगले सेशन में, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।